तो आपका ये लिखने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? यंग वर्ल्ड डॉन में मैं लिखती थी जब मैं आई वाज 13 और 14 इयर्स ओल्ड। सबसे पहला ड्रामा कौन-सा था जो आपने देखा था? दाम देखा था, मात देखा था, मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान देखा था। परवरिश जैसा ड्रामा जो है बहुत कम इस तरह के ड्रामे बनते हैं और एक ड्रामा आया था तेरे बिन। इट वाज़ अ हाईली ग्लैमराइज्ड लव स्टोरी। कमाल की तरफ अगर आते हैं तो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ का हमने बेस्ट फॉर्म देखा। क्रिटिसाइज़ जब मैं करती हूँ तो मैं सबको बोलती हूँ कि आप प्लीज़ आके मेरे से डिबेट करें, आप मेरे साथ चैलेंज करें। जो आपका कंटेंट कॉपी हो रहा होता है, कैसे आप इंश्योर करती हैं? जब बहुत बड़े पेजेस हैं, मुझे उन पे हैरत होती है कि आपके पास कंटेंट राइटर्स हैं, यू आर पेइंग देम। पाकिस्तानी ड्रामास उसमें हमारे जो राइटर्स हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। सारा सेस करके एक बहुत फेमस ब्लॉग है जिसके रिव्यूज आप देखते रहते होंगे। आपने उनके रिव्यूज को डिफरेंट पेजेस पर कॉपी पेस्टेड भी देखा होगा। बहुत अरसे से ये क्योंकि मुल्क से बाहर हैं तो लोगों को पता नहीं है कि सारा है कौन। सो आज हमारे सामने हमारे साथ है सारा। सारा फवाद इनका नाम है। और ये कौन है, ये कैसी दिखती हैं, क्या करती हैं, और इतने अच्छे रिव्यूज, इतने टू द पॉइंट रिव्यूज कैसे लिखती हैं, हम इनसे ही जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम तज़ीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस तरह इंट्रोड्यूस किया और अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया आज। नहीं नहीं, बिल्कुल। हम आपके आज के नहीं, हमेशा के बहुत बड़े फैन हैं। इवन बिफोर मॉमकास्ट आपके सारे राइटर्स जो हैं वो पढ़ते रहते थे। लेकिन आजकल जो आपके ड्रामा रिव्यूज हैं वो तो बस दिल ही जीत लेते हैं। और कभी कभार अगर कोई ड्रामा नहीं देखते हैं और फॉलो करना हो कि इसमें हो क्या रहा है, तो हम बस जाते हैं सारा सीज के पेज पे और वहां पर सारी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं कि क्या रिव्यूज आए हैं। सारा ने जो लिखा होगा वो सही लिखा होगा। मुझे बताइएगा सारा, आपका ये लिखने का सफर कैसे शुरू हुआ? आपको लिटरेचर से जो शौक है वो आपको कैसे हुआ? किताबें पढ़ने का शौक था, लिखने का शौक था, क्या था? एक छोटी सी सारा कैसी थी जो आज की इतनी जबरदस्त सारा बन गई? मैं बहुत कम इंटरव्यूज करती हूँ, हालांकि काफ़ी मुझे जो है रिक्वेस्ट आती हैं। और बस मेरी एक छोटी सी फिलॉसफी है कि मैं एक राइटर हूँ और ऑथर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मतलब लोग सर्च करें ना तो मेरी तहरीर आए, तस्वीर ना आए। लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों की मॉम कास्ट की रफ्तार की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, एंड आई रियली जस्ट वांट टू से अ फ्यू लाइंस इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कि जर्नलिज्म और कंटेंट जो है आजकल के दौर में एक बहुत छोटी सी चीज़ को एक एक बहुत बड़ी चीज़ बना के और बहुत ज़ोर से उसको पेश करने की कोशिश की जाती है। एंड जर्नलिज्म भी कहीं खो जाता है, कंटेंट खो जाता है, कन्वर्सेशंस खो जाती हैं, बट ऑन योर प्लेटफॉर्म आई कैन सी एवरीथिंग इज सो वेल रिसर्च्ड एंड थॉरो, कि लगता है कि एक छोटी-छोटी चीज़ को किस तरह से बिल्ड करके फिर एंड में एक इम्पैक्टफुल और बड़ी चीज़ हमारे सामने पेश होती है। तो आई कुड नॉट रेजिस्ट कमिंग ऑन योर प्लेटफॉर्म। आपके सवाल की तरफ आते हैं। मुझे बिल्कुल लिखने का और पढ़ने का बचपन से जिसे कहते हैं शौक है। शायद ये एक ऐसी चीज़ है जो सब राइटर्स बोलते हैं, लेकिन ये सच बात है। और रीडिंग का मुझे बहुत शौक था बचपन से। बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने जो बुक स्टॉल्स होते हैं, मैंने वहाँ बुक्स लेना शुरू की। मेरे अब्बू मुझे मंथली ले जाते थे एंड वाज़ अ ट्रीट फॉर मी। मैं बुक्स लेती थी। पहले मैं बच्चों की मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ती थी, रोमांस नॉवेल्स भी पढ़े मैंने, और उसके बाद लिखने का सफ़र मेरा टीनेज के प्री टीन्स में और टीन्स में स्टार्ट हुआ। और उस वक़्त से मैं सोसाइटी के ऊपर ही लिखती हूँ। आपको जान के शायद हैरत होगी, लोग समझेंगे शायद मैंने स्टोरीज़ लिखना शुरू की या मैंने कोई ऐसी चीज़ लिखना शुरू की, लेकिन यंग वर्ल्ड डॉन में मैं लिखती थी जब मैं बिल्कुल आई वाज़ 13 और 14 इयर्स ओल्ड। और उस वक़्त भी आई यूज्ड टू राइट अबाउट कि मुझे जो माशरे में और जो सोसाइटी में चीज़ लगती थी, जो मुझे इम्पैक्ट करती थी, मैं उस पे लिखती थी। तो बस मेरा सफ़र वहीं से शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह माय पेरेंट्स वर वेरी एनकरेजिंग, माय फैमिली ऑलवेज़ लव्ड व्हाटएवर आई रोट। इवन दो उस वक़्त भी मैं ऐसी चीज़ें लिखती थी जो कि कहना चाहिए कि एक आम तौर पे एक टीनेजर शायद नहीं सोचता और लिखता, लेकिन मैं उस वक़्त से लिखती थी, तो मेरा सफ़र इस तरह से शुरू हुआ। सो आप जब टीनेज सारा थी, जब यंग वर्ल्ड में लिख रही थी, तो वो किस तरह के टॉपिक्स होते थे? और उस वक्त आपका नाम सारा फवाद था, ये आपका मेडन नेम है या आफ्टर मैरिज चेंज किया है? नहीं, मेरा नाम सारा दाऊद था। मेरे वालिद साहब का नाम दाऊद है। तो उस वक़्त मैं सारा दाऊद के उस पे लिखती थी। और मैं उस वक़्त यही चीज़ों पे लिखती थी, जैसे मैंने आपको कहा कि जो चीज़ें मैं देखती थी ग्रोइंग अप। मैंने जो है जब उस ज़माने में लिखना शुरू किया और उस ज़माने में अपनी ख़्वाहिश ज़ाहिर की, मैंने लिटरेचर पढ़ने की, जिस ज़माने में सिर्फ़ साइंस पढ़ते थे स्टूडेंट्स और एक ग्रेड के मेडिकल में ही एडमिशन लेना है। तो आई थिंक आई वन जो खानदान में मैंने आर्ट्स चूज़ किया। और वो पहला टॉपिक है जो मुझे अब इस वक़्त याद आ रहा है कि मैंने उसके ऊपर लिखा कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स को समझते थे कि ये नालायक हैं, इन्होंने पढ़ाई नहीं करनी है, तो बस बहुत ये फेमस आर्ट्स चूज़ कर स्टीरियोटाइप। रहे हैं।
जी, तो बस मैंने उसके ऊपर एक लिखा था, उस पीस को बहुत पसंद किया गया था। तो उसमें उसका टॉपिक ही यही था, व्हाई आर्ट्स। तो मैंने उसमें यही एक्सप्लोर किया था कि जिनको राइटिंग से, आर्ट से दिलचस्पी है और जो इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो उनको इतना डिस्करेज क्यों किया जाता है। अब तो माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, आर्ट स्कूल्स हैं, लाइक गोइंग बैक 15 इयर्स नहीं थे इतने आर्ट स्कूल्स। और वही बात के, तो बस उस तरह के टॉपिक्स पे मैं लिखती थी। अच्छा, सारा ड्रामे हमेशा से देखती थी या कनाडा जाकर देखने शुरू किए? ये ड्रामों से शगफ कब शुरू हुआ? जैसे लोग बोलते हैं कि हमें बचपन से घर में हम ड्रामास देखते थे और बड़े हुए ड्रामास देखते हुए, ऐसा नहीं था। मेरा ड्रामा से रिश्ता बहुत लेट स्टार्ट हुआ। मुझे इजाजत नहीं थी ड्रामास देखने की, थोड़ा सा कंजर्वेटिव फैमिली से थे, केबल भी नहीं था। सो मैंने ड्रामे देखना शुरू किया कॉलेज में। और कॉलेज में सबसे जो मैंने चीज़ देखी कि मेरी अम्मी से मैं बहुत माशाल्लाह इंस्पिरेशन लेती हूँ। मैंने और मेरी वालदा ने जो है ड्रामे साथ देखना शुरू किया, और हमारी एक बॉन्डिंग डेवलप हुई वो ड्रामे देखते हुए। और जिस तरह का तंजो मिज़ा मेरा है, मैं उनसे लेती हूँ उस तंजो मिज़ा को, तो वो तबसरा करती थी। और वो तबसरा जो है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे सबकॉन्शियस में बैठता था, और मैं सोचती थी कि ये सही कह रही हैं। जैसे एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होती है, आप किसी को देखते हैं, इवन एनी शो, एनीथिंग, मूवी वगैरह आप देखते हैं, फिर आप कहते हैं ये कैरेक्टर बहुत रिलेटेबल है, ये चीज तो मैंने देखी है अपने आसपास होते हुए। तो वो उस तरह की बात करती थी। फिर मैंने सोचा कि ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, जो हम देख रहे हैं वो हो रहा है। सो देन आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट इट ऑनलाइन। सबसे पहला ड्रामा कौन सा था जो आपने देखा था अपनी अम्मी के साथ? मुझे एग्जैक्टली शायद पहला ड्रामा याद नहीं है, लेकिन मैंने दाम देखा था, मात देखा था, मेरी जात जरा बेनिशान देखा था। इट वाज वन ऑफ द ड्रामास दैट रियली रियली मूव्ड, और उसका इम्पैक्ट ऐसा था कि शायद अभी भी हम देखें तो हमें झुर्री सी आ जाती है। जिस तरह का टॉपिक लेके उसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था। और आजकल कौन सा ड्रामा देख रही हैं? आजकल मैंने अभी रिसेंटली, जाहिर है, बहुत धूम मची हुई थी केस नंबर 9 की, वो अभी खत्म हुआ है, पामाल देख रही थी। और रिसेंटली मैंने कफील देखना शुरू किया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या ये सोशल इश्यूज जो हैं वो राइटफुली पोर्ट्रे हो रहे होते हैं हमारे ड्रामों में? और ये जो एक बार बार एक सवाल किया जा रहा था, सवाल की एक डिबेट हो रही होती है कि ये ड्रामों को देखकर इनसे असर लेकर लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि नहीं, इन ड्रामों में वही दिखाया जा रहा है जो कि असल हकीकत वाली जिंदगी में हो रहा है। तो आपका इसके ऊपर क्या मानना है? ड्रामाज सोसाइटी से इम्पैक्ट होते हैं या नहीं, इस चीज को देखने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। एक राइटर जो होता है, आप किसी भी एरा का राइटर ले लें, आप, राइटर इज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, एंड वो जो लिखता है ना, इट्स अ फॉर्म ऑफ देयर आर्ट। तो आप किसी भी जमाने में देख लें, आप अगर, मैं लिटरेचर का थोड़ा सा रेफरेंस लूंगी, जॉर्ज ऑरवेल, चार्ल्स डिकेंस, जेन ऑस्टिन, आप जब उनके काम को पढ़ेंगे 10 साल, 20 साल, 15 साल, कितने भी साल बाद, तो आपको फौरन एक अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा ये उस एरा से बिलोंग करते हैं। अच्छा, इनके आसपास इस वक्त ये हो रहा था। अच्छा, मुआशरे में इस वक्त वो ये चीज हो रही थी जिसको उन्होंने अपने राइटिंग के थ्रू पेश करने की कोशिश की है। एक राइटर उस चीज को फील करता है। और सोसाइटी का मतलब ये नहीं है कि मैं और आप बैठे हैं और बोलें घर से बाहर ही हो रहा है। घर के अंदर जो हो रहा है, जो कॉन्वर्जेशंस एवरीडे हमारी होती हैं, जो हम लोग लोगों को देखते हुए, मतलब बोलते हुए, देखते हुए, जो उनके कॉल और फेल होते हैं, जब उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज सोसाइटी। तो जरूर राइटर्स जब लिखते हैं तो वो फील करते हैं उस चीज को एक्सप्रेस करते हैं। आप उमैर अहमद को ले रहे हो, जो कि आज की एक बहुत बड़ी राइटर हैं। शी ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीडे स्टोरीज, बहुत रिलेटेबल होती है। उसमें वो एक जरूर ऐसा एक एलिमेंट भी डालती हैं जो इम्पैक्टफुल हो, लेकिन सब सोसाइटी में हो रहा है। मैं आपके सेकंड उस पर आती हूँ कि नेगेटिव चीज दिखाने से स्टार्ट हो जाएगी या नेगेटिव चीज नहीं दिखानी चाहिए, मैं इसमें भी बिलीव करती हूँ। अगर लोग ये समझते हैं, बोलते हैं कि ये चीज दिखा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इसका इम्पैक्ट हो जाए। होता है, बिल्कुल होता है। एक छोटी सी चीज है, फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी घर में हम बड़े होते हैं, पैदा होते हैं, तो हम लोग का जो नमक और चीनी का जो एक टेस्ट डेवलप हुआ हुआ होता है, हम जो है उसी पे हम आदी होते हैं। जब हम किसी नए घर में जाते हैं तो हमें बहुत चेंज लगता है कि ये चीज डिफरेंट है, लेकिन अगर हम उस घर में रहना शुरू करें, रोज हम वही खाना पीना करें, तो हमें वो नमक और चीनी का वो जो मकदार है वो नॉर्मल लगना शुरू हो जाती है। तो एक गलत चीज शुरू में तो आपको लगेगी ये बहुत गलत दिखा रहे हैं, लेकिन आप हर दिन अगर उसको आप स्क्रीन पे देखेंगे, हर ड्रामे में पोर्ट्रे होते हुए देखेंगे, उसका अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली जरूर इम्पैक्ट पड़ता है। आपके कोई फेवरेट राइटर्स हैं आजकल जिनको आपको लगता है कि इनकी जो है मसले की बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखा हुआ है इन्होंने बिल्कुल, सोसाइटी राइटर्स के? और डायरेक्टर्स हैं बहुत। जंजीबिल आसिम है, उमेरा अहमद जैसे मेरी ऑल टाइम फेवरेट हैं। तो उनका कोई ड्रामा स्टार्ट करती हूँ, अगर फॉर एग्जांपल शुरू में लगे भी कि थोड़ा सा स्लो पेस्ड है,
लेकिन मैं जरूर उस ड्रामे को खत्म करती हूँ, उसमें कोई ना कोई लेसन मोरल जरूर होता है। अब जैसे बानो कुत्सिया थी हमारे पास, और हमारे पास कुछ पुराने राइटर्स भी थे, कुछ ना कुछ होता था उसमें, लेसन होता था, मोरल होता था, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और मीसम नकवी हैं जो, मतलब इस तरह के जो राइटर्स डायरेक्टर्स हैं जो कि चीज लेकर आ रहे हैं, और आपको नजर आ रहा है कि राइटर्स को पसंद इसलिए ही करते हैं कि कॉन्वर्जेशन स्टार्टर्स हैं ये ऐसे ड्रामे बना रहे हैं जो कि, मैं ये नहीं कहूंगी कि सोशल मीडिया पे हलचल मच रही है या वायरल हो रहे हैं, वो एक फिर भी अचीवेबल चीज है, लेकिन एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो रही है, एक डायलॉग बिल्ड हो रहा है, लोग आपस में उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, ये एक राइटर जब कर पाता है, अचीव कर पाता है, ये बड़ी बात है। ऐसे राइटर्स मुझे बहुत पसंद है। एक जो बहुत अच्छी चीज मुझे नजर आ रही है पिछले कुछ दिनों से, कि बहुत अच्छी बातों पे, अच्छे टॉपिक्स पर एक्चुअल डिस्कशंस हो रहे हैं। अगर वो ड्रामा फेमस हो रहे हैं या हर जबान पर उसका नाम है, तो उसका रीजन यही है कि हर घर में उसके ऊपर एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन हो रही है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फैमिली गैदरिंग्स में इवन एज कपल्स भी लोग जो है वो इन ड्रामों के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये वरना ऐसे नहीं होता था, मोस्टली खवातीन बात कर रही होती थी या मर्द जो है वो। लेकिन इसमें बाकायदा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, जैसे परवरिश आया, इसी तरह से अभी पामाल है, या फिर उमर अहमद के जो भी ड्रामास आते हैं, तो उस पे एक्चुअल डिस्कशंस हो रही होती है ना। जैसे अभी कुछ अर्से पहले जमा तकसीम गुजरा था, तो कितने लोगों ने एक्चुअली ये कहा कि उसमें जो चीजें दिखा रहे थे उन्होंने हमें एक्चुअली ट्रिगर किया है। वो जो एक परवरिश ड्रामे में जिस तरह से दिखाया गया था, इसमें जो अब्बा का कैरेक्टर था जो नुमान एजाज प्ले कर रहे थे, उनको ये दिखा दिया कि वो ऑल थ्रू आउट द टाइम वो बच्चे को शैडो कर रहे थे, सॉर्ट ऑफ उन्होंने ही वो बंदा जो था उसकी जिंदगी में भेजा था और वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। जब जैसे पामाल ड्रामा, जिसको शुरू में उन्होंने नासिर सिद्दीकी कभी उसको जो है बहुत अच्छी तरह से उन्होंने दिखाया कि किस तरह से लोग होते हैं, सटल तरीकों से, कि बाहर वालों को लगता है कि कितना अच्छा तुम्हारा शौहर है, और वो बंदी जो है क्या क्या किन किन चीजों से गुजर रही होती है, उसकी तरह डिसएम्पावर हो रही होती है। लेकिन वो टुवर्ड्स द एंड वो वही बात है, मैं अक्सर बोलती हूँ कि ड्रामे के इख्तिताम पे या तो कोई मर जाता है या कोई जल जाता है, और फिर उसके बाद वो ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि जब दिखा रहे हैं हकीकत तो पूरी थ्रू आउट दिखाएं? देखिए, इसमें वही दो चीजें हैं। फर्स्टली मैं ये कहूंगी कि एक राइटर का थॉट प्रोसेस क्या होता है, ये तो हम ऑडियंस सिर्फ गेस कर सकते हैं। क्या वो स्टार्ट से ये चाह रहे थे कि इस तरह का क्लोजर देके जो है वो इम्पैक्टफुल भी रह जाए बात, और उसके बाद जो है एक लेसन तो मिले ही मिले, लेकिन ऑडियंस जैसे कहते हैं मैसेज होती हैं, दे वांट टू सी अ हैप्पी एंडिंग। एज ऑलवेज आप कुछ भी कर लें आज, मतलब एक ट्रेंड्स के साथ और वक्त के साथ राइटर्स को, डायरेक्टर्स को चलना पड़ता है। अच्छा, मैं बात करूंगी पहले परवरिश की। परवरिश जैसा ड्रामा जो है, बहुत कम इस तरह के ड्रामे बनते हैं, और जो उसने लोगों के दिल में जो है एक असर छोड़ा, तो उसमें जो कैरेक्टर्स थे बहुत सारे, अगर आप देखें, एक लिटरेचर में एक टर्म होती है ग्रे, ग्रे कैरेक्टर। उसमें ब्लैक एंड वाइट कुछ कैरेक्टर्स होंगे कि ठीक है, वो शुरू से जो है, एक नोमान एजाज अपनी वाइफ के साथ भी उनका अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, बच्चों के साथ भी ही वॉज वेरी कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिव भी थे, और उनके उसमें उनके लिए सबसे अच्छी चीज ये थी कि एज अ पेरेंट ही इज प्रोवाइडिंग फॉर हिज चिल्ड्रन एंड हिज फैमिली, और वो दैट्स फुल स्टॉप। उसके बाद पेरेंट का कोई काम नहीं होता। लेकिन शायद राइटर ये एक्सप्लोर करना चाहते थे कि एक ग्रे कैरेक्टर है ये, और अगर इन्होंने अपने बच्चों के साथ ये सब किया था तो उनकी नजरिए से, क्योंकि वो शुरू से समझते थे कि एज अ पेरेंट ये ही सही चीज है। इवन आज हम कोई चीज करते हैं अपने बच्चों के लिए, हम समझते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, कभी कभी खुदा न खास्ता ये होता है कि उनके माइंड में वो टॉक्सिक चीज होती है, उनके माइंड में होता है कि नहीं, ये गलत चीज हो रही है हमारे लिए। तो राइटर शायद ये दिखाना चाह रहे थे कि ठीक है, वो बाहर थे, उन्होंने अपने बच्चों को प्रोवाइड किया, बट जब उनको लगा कि इस तरह के हालात नहीं है कि बच्चों को वहां रखा जाए, तो वो उनको फोर्सिबली यहाँ ले आए। उसके माइंड में स्टार्ट से यही चल रहा था कि मेरे ख्याल से बेहतरीन चीज मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। तो ये राइटर दिखाना चाह रहे थे कि ठीक है, उन्होंने घर से भी बेदखल अपने बच्चे को कर दिया, मगर बच्चे से वो इन कांटेक्ट रहे, और एंड में उसको ऑफ कोर्स डिस्क्लोज इसलिए किया कि वो एक मिस्टीरियस सी एक चीज क्रिएट करना चाह रहे थे, वो बच्चे के स्ट्रगल्स दिखाना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे कि शायद वो अकेला है। एंड में जिस तरह से वो अपने भाई से भी रियलाइज करते हैं कि मैंने ये किया, फिर वो जब उनकी माँ उनसे कहती है कि तुम भी मुझे छोड़ के चले गए थे। सो राइटर और डायरेक्टर ने छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू हमें दिखाया कि वो किस तरह रियलाइज करे। एकदम नहीं हुआ कि एकदम से उनको रियलाइजेशन हुई, ये अच्छी चीज थी, बट आई थिंक कि ये शुरू से राइटर का थॉट प्रोसेस था कि ऑडियंस को दिखा के, क्योंकि इस तरह के फादर फिगर्स मैंने तो देखे हैं सोसाइटी में, आपने भी देखे होंगे, और अगर मैं कहूँ कि 10% भी हैं, 20% भी हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि बुरे के पीछे अच्छा छुपा है, मैं ये कहूंगी कि ये ग्रे कैरेक्टर है, जो कि पूरा बुरा नहीं है और थोड़ा सा उसमें अच्छा है। एज अ पेरेंट कुछ ड्रामों में आप सही कह रही हैं कि ये करते हैं कि बिल्कुल ही एक ऐसे सास ससुर जो बिल्कुल बहू को घर से निकाल देते हैं और उसको खुदा न खास्ता जलाने की कोशिश करते हैं, अचानक से एंड में वो माफी मांगते हुए आ जाते हैं। वो एक बहुत ही फिक्शनल चीज है, बहुत ही अनरियल चीज है, लेकिन इसमें तो मेरे ख्याल में बहुत
बहुत केयरफुली उन्होंने नुमान एजाज के कैरेक्टर को ब्रेक डाउन किया, और एंड में उन्होंने ये नहीं दिखाया कि वो सवेर नदीम और उनके बीच में भी सारे इख्तलाफात खत्म हो गए। नहीं, द बेस्ट पार्ट वाज दैट दे रियलाइज्ड देयर वाज अ प्रॉब्लम, और वो काउंसलिंग के लिए जाते हैं। ये एक बहुत जबरदस्त इन्होंने नैरेटिव स्टार्ट मतलब शो किया एंड में, कि काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, ये एक बहुत अच्छी चीज है जो नॉर्मलाइज करनी चाहिए। कमाल की तरफ अगर आते हैं, तो नार्सिसिस्टिक अब्यूज का हमने बेस्ट फॉर्म देखा, पहले भी हम देख चुके हैं कुछ ड्रामों में। कंकर ड्रामा आया था बेहतरीन, और एक और ड्रामा आया था खास, उसमें भी इसी तरह की चीजें दिखाई थी। तो मेरा ख्याल है राइटर ये दिखाना चाह रहा है कि अगर तुम नहीं बदल रहे तो वक्त बदल जाएगा। तो उसमें उन्होंने वक्त बदल दिया। जिस तरह के लोग समझते हैं कि उनको कोई तोड़ नहीं सकता, उनको कोई बदल नहीं सकता, तो उस तरह से वक्त ऐसा बदला कि जो चीज वो नहीं करना चाह रहा था, वो सात पर्दों में रखना चाह रहा था, वो चाह रहा था कि कोई चीज ना सीखे, हमेशा उस पे डिपेंडेंट रहे, तो राइटर ने दिखाया कि वक्त ऐसे लोगों को दिखाता है, उन लोगों को तोड़ता है और बताता है कि अब तुम्हें वही करना पड़ेगा जो तुम नहीं करना चाह रहे थे। सो आई थिंक इन दोनों सिनेरियोज में तो एटलीस्ट बहुत रियलिस्टिकली इन्होंने कैरेक्टर को रिडीम किया, या उसको एटलीस्ट आई डोंट थिंक हीरोइक बनाया एंड में, बट ऑडियंस के लिए रिलेटेबल और थोड़ा सा इम्पैक्टफुल छोड़ा इसको। अच्छा सारा, जब हम बात करते हैं कि कैरेक्टर्स जो हमें इसमें दिखाए जा रहे हैं, जो स्टोरी लाइन इसमें बताई जा रही है, वो फेमस हो रहे होते हैं। कि मिसाल के तौर पे जब ये पामान ड्रामा आया था, तो उसमें नार्सिसिस्टिक अब्यूज के ऊपर जब इतनी ज्यादा डिस्कशन हो रहे थे, तो हमने एक एक्सपर्ट के साथ बाकायदा नार्सिसिस्टिक अब्यूज को उसकी पामाल की बैक स्टोरी के तौर पे ही हमने उस पर एक्सप्लोर करने की कोशिश की। हमारे जहन में जो इथॉस होता है वो ये होता है कि एक डिस्कशन ऑलरेडी सोसाइटी में हो रहा है, जैसे जमा तकसीम है, जॉइंट फैमिली की बात हो रही है, या खातन की एजेंसी की बात हो रही है, तो हम उस पर बात कर लें, या पामार पे बात कर लें, या जो भी और कोई इस तरह के अगर इश्यूज हाईलाइट हो रहे हैं तो उसके ऊपर बात कर लें। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करती हैं? क्या आपको लगता है कि जब आप बहुत मतलब ड्राई तो नहीं हो जाता आपकी ऑडियंस का? क्या फीडबैक होता है? मैंने जो है सोशल कमेंट्री तो की है ड्रामों के ऊपर, लेकिन कुछ ऐसे ड्रामे जो भी आए थे जिनका मेरे नजदीक जो है बहुत कोई सोशल इम्पैक्ट नहीं था, इट वाज जस्ट अ फिक्शनल स्टोरी। और उसमें एक दो दफा मैंने कुछ मजाहिया चीजें, तंजिया चीजें भी जो है शेयर की उस बारे में, तो लोगों ने बहुत पसंद की, और लोग जो है उसको हर जगह शेयर करते थे। एक ड्रामा आया था तेरे बिन, इट वाज अ हाईली ग्लैमराइज्ड लव स्टोरी, और उसमें जो है बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जो कि बिल्कुल नहीं होती रियलिटी में। तो बस मैंने उसके ऊपर भी ह्यूमरस कमेंट्री की, तो लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया उस चीज को। तो वो भी मैं कभी कभार करती हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जब लिखती हूँ मैं कि मुझे लगता है कि ये एक डेप्थ वाली बात है और इस पे बात करनी चाहिए, और शायद मैं उसको शुगर कोट करके बात ना कर सकूं, या शायद ड्रामे में उस चीज को इतना ज्यादा नहीं दिखाया गया, ओवरलुक कर दिया गया है, तो लोग उसको ओवरसी कर देते हैं, नहीं देखते उसको, दे नॉट इंटरेस्टेड इन सच थिंग्स, और दैट्स ओके। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसी बात नहीं। मैं आपको एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल, जो अभी आप मेरी फॉलोइंग पेज पे देखती हैं, ये 5-6 साल में शायद बड़ी है, लेकिन मेरा ब्लॉग जो है इट्स 15 years ओल्ड, और उस वक्त भी जो मैं चीजें लिखती थी, अगर आप सर्च करेंगे तो शायद इतना ज्यादा उसकी फॉलोइंग नहीं थी। उस जमाने में मैंने लिखना शुरू किया ब्लॉग के ऊपर, तो मैं ज्यादातर सोसाइटल चीजों पे लिखती थी। पढ़ते थे लोग, पढ़ते होंगे 20, 25, 30, कुछ लोग लिखते होंगे, लेकिन अब देखें, अब जो मैं ड्रामास के थ्रू वही चीज लिखती हूँ, लोगों को नजर आता है कि अच्छा ये चीज इस तरह से है, एक्टर्स एक्ट्रेसेस इस चीज को वो कर रहे हैं, तो वो अब बहुत उसको मुझे पजीराई मिलती है, और बहुत ज्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। इवन ड्रामा रिव्यूज तो मेरे ख्याल है 4-5 साल से शुरू हुए हैं, कि अब लोग पूरी पॉडकास्ट कर रहे हैं, शोज कर रहे हैं, इसके ऊपर चीजें कर रहे हैं, वरना एक एंटरटेनमेंट के तौर पे 1 घंटे का ड्रामा देखते थे और उसमें कोई डिबेट डिस्कशन होती नहीं थी। अब क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये चीज अब रिलेटेबल होती जा रही है सोसाइटी में, ज्यादा से ज्यादा लोग ड्रामे देख रहे हैं बहुत, तो अब जो है वो, अब लोग उस कंटेंट को पसंद भी बहुत कर रहे हैं, हर तरीके से पेश कर रहे हैं, हर तरीके से उसको एंगेजमेंट और व्यूज भी मिल रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रामास का तो आप रिव्यू कर रही हैं, क्या आपका इरादा है कि पाकिस्तानी मूवीज या फिर कोई इंटरनेशनल मूवीज जो कि चाहे पेरेंटिंग से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड, या उनकी भी तरफ जाने का आपका इरादा है? मेरा जो पेज है इट्स 110% डेडिकेटेड टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी कंटेंट, पाकिस्तानी शोज, पाकिस्तानी इवन जो कभी कभी लोग रीच आउट करते हैं मुझे, इवन जो स्टैंड अप कॉमेडी होती है, या कोई स्किट्स होते हैं, या शॉर्ट प्लेज होते हैं, मैं उनको भी जो है वो शोकेस करने की कोशिश करती हूँ। पाकिस्तानी इवन अवार्ड शोज, म्यूजिक शोज एंड ऑल दैट, बहुत कम आपको शायद इंटरनेशनल शोज की मिलेगी, क्योंकि बहुत है, इंटरनेशनल शोज की कवरेज बहुत है,
दुनिया में हर जगह उसको कवरेज मिल जाती है। तो मैं पाकिस्तानी राइटर्स को, पाकिस्तानी कंटेंट को, पाकिस्तानी शोज को ही मैं तरजीह देती हूँ सबसे ज्यादा। बिल्कुल कभी कभी मैं अपने कुछ ऐसे शोज होते हैं जो कि मुझे लगता है कि एक शो आया था एडोलसेंस, उसके ऊपर मैंने जरूर बोला था कि दिस इज अ शो दैट कैप्चर्स द ट्रू एसेंस ऑफ पेरेंटिंग। उस तरह के शोज अगर कोई शाज और नादिर शायद आ जाए तो फिर मैं उस पर जरूर बात करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैसेज उसको देखें और उससे सीखें। अच्छा, जब आप लिखती हैं तो ऑफ कोर्स आप एक पॉइंट ऑफ व्यू के तहत ही उसको हाईलाइट कर रही होती हैं जब भी कोई इशू होता है। अक्सर उसके बहुत सारे पॉपुलर टर्म में कह लें तो हेटर्स भी होते हैं जो उससे अग्री नहीं कर रहे होते हैं और वो फिर आगे से सुना रहे होते हैं। हाउ डू यू टेक क्रिटिसिज्म ओवर योर क्रिटिक? ऑफ कोर्स एज अ क्रिटिक माई सेल्फ आई नो कि क्रिटिसाइज जब मैं करती हूँ तो आई एम श्योर कि जो है उसको भी लोग क्रिटिसाइज करने आ सकते हैं, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पर्सपेक्टिव है। बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं कुछ चीज़ों के लिए जब मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ, बहुत ज्यादा वुमेन रिलेटेड इश्यूज की बात करती हूँ। लेकिन आप मेरे ब्लॉग पे जाके देखेंगे तो मैं जरूर मेन रिलेटेड इश्यूज को और एज अ सोसाइटी में जनरली जो चीजें हो रही हैं मैं नहीं देखती। मैं जेंडर बेस्ड नहीं करती बहुत ज्यादा, तो उस पे भी लोग आके बोलते हैं। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि मैं शायद एक प्रिविलेज्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। लेकिन मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं एक बिल्कुल एक स्टार्टिंग पॉइंट जो होती है, जो ग्राउंड लेवल बात होती है, उससे बात करूं, उन लोगों के लिए बात करूं जो कि ऑफ कोर्स जो एक वही ड्रामा वाली बात है कि जिनकी जिंदगी में किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली किसी ड्रामे से, किसी अच्छी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत जबरदस्त ड्रामा भी आया, फॉर एग्जांपल केस नंबर 9, और उसमें जिस तरह से हरासमेंट को और रेप को पोर्ट्रे किया है और एक एक चीज बताई है, बट मी एंड यू नो फिर भी अभी भी आई थिंक 70 to 80% जो है रिपोर्ट भी नहीं होते हैं और उस पर उन लोगों की लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस तरह की बात भी करूँ, लेकिन आप सबको खुश नहीं कर सकते। बिल्कुल। हेटर्स भी आते हैं, और बहुत ज्यादा अगर कोई गलत चीज बोल दे तो फिर उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा उसका फर्क भी पड़ता है। लेकिन मैं अगर बहुत कोई गलत बात कर रहा है तो मैं उस हद तक उसके साथ मैं बहस करती हूँ, उस हद तक उसके साथ मैं कॉन्वर्जेशन करती हूँ जहां तक मुझे लगे कि मैं उसकी बात समझ रही हूँ और वो मेरी बात समझ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। करती हूँ मैं। और मैं सबको बोलती हूँ कि आप प्लीज आके मेरे से डिबेट करें, आप मेरे साथ चैलेंज करें, मेरे पर्सपेक्टिव हम्म। को बताएं मुझे कि मैं गलत हूँ, और मैं बहुत दफा गलत होती हूँ। और अक्सर मैं आराम से ये एडमिट करना चाहती हूँ कि अक्सर मैंने अपनी कुछ पोस्ट डिलीट की हैं जब मुझे लगा कि शायद मेरा पर्सपेक्टिव वाकई में गलत है। लोगों ने आके मुझे बोला कि ये चीज आप जो बात कर रही हैं ये गलत है, तो मैं उसको डिलीट करती हूँ, अपोलोजाइज करती हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स जो बिल्कुल सिर्फ हेटिंग और ट्रोलिंग के लिए आते हैं, मैं बिल्कुल उनके साथ इंगेज उनके नहीं साथ करती। वही वक्त का ज़या है, एनर्जी का ज़या है, एफर्ट्स का ज़या है, कुछ भी फायदा नहीं है। सारा ड्रामों को रिव्यू करते करते कभी कोई ऐसा कैरेक्टर या कभी कोई ऐसी स्टोरी मिली है जिसने आपको एक्चुअली आपकी अपनी जिंदगी में इंस्पायर किया हो और आपने कहा ओके नाउ लाइक दिस हिट्स होम, इससे मैं बहुत रिलेट करती हूँ और अगर रिलेट नहीं करती तो इससे मैं कुछ सीख रही हूँ? पर्सनली शायद मैं ना बोलूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभी रिसेंटली ड्रामों की बात इसलिए ज्यादा कर रही हूँ कि लोग भी जब सुनेंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे। जैसे जमा तकसीम में जो एक बहू को एक दिखाया जॉइंट फैमिली सिस्टम में एडजस्ट होते हुए, तो इवन मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी। अगर मैं सारी चीजों से नहीं भी रिलेट करूं, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव वेरी गुड इन लॉज, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें जो हाईलाइट हुई हैं और छोटी छोटी चीजें जो एक बहू सोचती है, क्योंकि इसमें बहू का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, एक एज अ होल नहीं बताया कि बस उसमें जुल्म हो रहा था, वो जुल्म नहीं था। मगर वो ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जो एक लड़की जब शादी होके जाती है हमारी सोसाइटी में, आजकल नहीं भी अगर देखा जाए, 15 years ago when we got married, और हम एक अननोन घर में जाते थे, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में जाते थे, और वहां की चीजें हमें समझनी पड़ती थी। हमें देखना पड़ता था कि हमें अपनी पूरी लाइफ 20-22 साल की लाइफ को छोड़ के हमें क्या चीजें अब अडेप्ट करनी है, क्या चीजें अब सीखनी है। वो बहुत रिलेटेबल था। तो वो बहुत अच्छा था। मैं और मेरी जो बाकी जेठानी देवरानियां हैं, हम लोग डिस्कस करते थे और बोलते थे कि ये चीजें देखो इस तरह से पोर्ट्रे की गई हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे की गई हैं। और मैंने सारे विमेन फेसबुक ग्रुप्स में भी देखा कि मतलब लोगों ने कहा कि बिल्कुल ये मेरी कहानी है और ये मेरे से रिलेटेबल है बहुत ज्यादा। तो मुझे लगा कि ये अभी रिसेंट कैरेक्टर्स में ये वाला मुझे इसने बहुत इंस्पायर किया और बहुत रिलेट कर पाई मैं। तो आपने उन तीनों बहुओं में से किसके साथ, मावरा के साथ, लैला के साथ रिलेट किया था? आपका कौन सा नंबर है जेठानी देवरानियों में? मैं जो हूँ फोर्थ हूँ, फोर्थ क्लास माशाल्लाह। मेरे मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, मेरे फादर इन लॉ ही पास्ड अवे अ फ्यू इयर्स अगो। मेरा उनसे बहुत गहरा और अच्छा ताल्लुक था, एंड ही इज द वन हु एक्चुअली इंस्पायर्ड मी टू स्टार्ट राइटिंग उर्दू पोइट्री।
और मैं हमेशा हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे कुछ जगहों पे मैं मधु की गई थी, पाकिस्तान में जब थी तो मैं हमेशा उनका जिक्र करती थी। और अभी भी मेरी सास हयात है, मेरा उनसे बहुत अच्छा रिश्ता है, और जेठानियों देवरानियों से भी है, बहुत ज्यादा अच्छा रिश्ता है मेरा, हम लोग की दोस्ती है। ओपनली मैं कह सकती हूँ कि ऑफ कोर्स मैं ऐसे घर से आई थी जिसमें सिर्फ मेरे दो भाई थे। आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल फैमिली। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि बड़ी फैमिली में रहने के क्या अदब आदाब होते हैं, क्या चीजें होती हैं। मेरे फादर जो है ही इज कंजर्वेटिव बिट एंड ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट, ही हैड अ रूटीन। और मैं अभी भी शायद इतनी बड़े होके भी उन चीजों पे कुछ पे फॉलो करती हूँ। तो आई न्यू व्हाट रूटीन्स आर, आई न्यू कि किस तरह से एक सेटअप होता है घर का। लेकिन फिर भी मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, बहुत चीजें थी ऐसी जो बार बार जैसे मेरे पेरेंट्स नहीं भी इनका इन्फोर्स करते थे। तो मुझे यहाँ पर आके लगा कि हाँ, ये चीजें करूंगी तो एक स्मूथ लाइफ गुजरेगी। मैंने अपना मास्टर्स भी शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया। फिर मैंने अपनी जो दोनों किताबें हैं वो भी मैंने जब तब लिखी जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। तो बहुत सपोर्ट मिली मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वही जो छोटी छोटी चीजें जो मावरा ने देखी, फिर ऑफ कोर्स जब जिठानियां वो चीज देखती हैं जब नई देवरानी आती है, वो चीज भी जैसे हम देखते हैं और हम लोग कंपैरिजन करने लगते हैं। तो मुझे कोई आर नहीं है इस चीज को वो करने के लिए कि होती है, दिस इज ह्यूमन नेचर। और ये चीज होती है कि आप देखते हैं अच्छा हमें इस चीज की नहीं थी इजाजत पर इनको है। थर्ड वाला जो है, जो कैरेक्टर उसमें था जो बहुत डर जाती है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उससे शायद मैं बिल्कुल रिलेट ना कर पाऊँ। लेकिन बाकी जो दो थी वो बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर्स थे मेरे लिए। सारा, ये बताइएगा कि ड्रामे जो हैं उनको हमें जस्ट एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही देखना चाहिए, या उनमें अगर कुछ अच्छी बात सिखाई जा रही है तो उसको भी अपने लर्निंग का हिस्सा बनाना चाहिए? पहले शायद ये चीज कही जा सकती थी कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे लोग देखते थे और देख के टीवी बंद करके भूल जाते थे। लेकिन क्योंकि अभी मेरे ख्याल सोशल मीडिया का बहुत इसमें किरदार है, इसमें कि उसने बहुत कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किए हैं। ड्रामा खत्म तो हो जाते हैं, किस्त हम देख लेते हैं, मगर उसके सारे जो पहलू हैं छोटे छोटे करके वो डिस्कस किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल है अब क्योंकि वो सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स और पहलू डिस्कस होते हैं किसी ड्रामे में, तो मुझे लगता है कि हमें सिर्फ एज एन एंटरटेनमेंट नहीं देखना चाहिए, हमें उससे कुछ सीखना भी चाहिए। हम अगर पुराने जमाने में भी चले जाएं, जो प्लेज होते थे, जो थिएटर प्लेज होते थे, उसमें भी कोई ना कोई होता था, कोई लेसन, कोई मोरल, कोई चीज बिल्कुल। ऑडियंस के लिए कि यू शुड टेक अवे दिस। तो उसमें कोई ना कोई टेक अवे होता था। तो आज भी मैं समझती हूँ अगर कोई अच्छा ड्रामा है उसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे आप जरूर देखें, क्योंकि एंटरटेनमेंट के तौर पे तो आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तानी ड्रामाज, उनका कोई मुकाबला नहीं है। उसमें हमारे जो राइटर्स हैं और जो हमारे एक्टर्स हैं, उनका भी कोई मुकाबला नहीं। और जिस तरह से हम वैल्यूज को लेके चल रहे हैं, कुछ ड्रामाज जो हैं, कुछ राइटर्स डायरेक्टर्स जो इतनी कोशिश करके वही वैल्यूज ड्रामाज में डालना चाह रहे हैं, इनकलकेट करना चाह रहे हैं, जो कि हम खुद बड़े हुए हैं देखते हुए। तो आई थिंक हमें जरूर पास्ट जस्ट एंटरटेनमेंट हमें ड्रामास को लेना चाहिए। एक सवाल अभी और आ गया, क्योंकि जो कि आई गेस आप बहुत फेस भी करती होंगी, जो कॉपीराइट का इशू है, जो आपका कंटेंट कॉपी हो रहा होता है और हर जगह अब तो एक जगह तो ये भी देखा कि उसके कुछ वर्ड्स चेंज होकर वो पोस्ट हुए हुए थे। बिल्कुल सेम आइडिया था, एवरीथिंग वाज सेम, बस वो शायद उन्होंने चैट जीपीटी को दिया होगा और कहा होगा कि इसको थोड़ा चेंज कर दें। कैसे आप इंश्योर करती हैं कि आपका काम जो है वो ओरिजिनल, इसकी ओरिजिनलिटी और उसके कॉपीराइट्स जो हैं वो मैनेज हो सके और कॉपी ना हो, या कॉपी हो तो आप उसको क्लेम कर सकें? अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाती। हालांकि इंटरनेट पे बहुत ऐसे ऑप्शंस हैं, आई कैन रिपोर्ट देम, बट अब इतनी जगह कॉपीराइट होता है, इतनी जगह वो होता है कि आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास दिन के एटलीस्ट 10 to 12 मैसेजेस सिर्फ इस चीज के आते हैं कि आपका इस पेज पे ये हुआ है, इस ग्रुप पे ये हुआ है। मतलब पेजेस को तो जाके मैं रिपोर्ट कर दूं, लेकिन जो ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं जिनमें आई एम नॉट इवन अ मेंबर ऑफ दोज ग्रुप्स, वहां पर भी वो कॉपी कॉपी पेस्ट। पेस्ट करके और उनको अप्रिसिएशन मिल रही है। मुझे शायद शुरू में ये चीज बहुत बॉदर करती थी, बहुत ज्यादा बॉदर करती थी। एज अ राइटर ऑफ कोर्स ये मेरा एक इट्स अ पीस ऑफ आर्ट ऑफ माइन, इट्स एन एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है, मैंने इस चीज को वो किया है। तो मुझे बहुत बॉदर करती थी, तो मैं हर ही उस पर जाके एक्शन लेती थी। अभी भी कभी कभी करती हूँ। जब बहुत बड़े पेजेस हैं, मुझे उन पे बड़ा हैरत होती है कि आपके पास कंटेंट राइटर्स हैं, यू आर पेइंग देम, क्योंकि मुझे बहुत पेजेस से आती हैं ऑफर्स कि आप हमारे लिए लिखें। तो मैं सोचती हूँ कि उनको आप इतना हेविली पे कर रहे हैं, एंड आप ये नहीं देख सकते कि वो तो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, या फिर शायद मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो एआई को देते हैं और कहते हैं कि जस्ट चेंज द वर्डिंग्स और रीफ्रेज इट। तो मुझे उन पे बड़ी बिल्कुल। हैरत होती है। और उनके लाखों मतलब फॉलोअर्स हैं और लोग उस चीज को वो करें। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो जाके जरूर कोई ना कोई एक फॉलोअर उस पर लिखता है कि ये सारा से इसका कॉपीड कंटेंट है। और कुछ लोग उसको डिलीट कर देते हैं, या फिर उसके बाद एटलीस्ट ये होता है कि दे गिव मी सम क्रेडिट, वो दे देते हैं क्रेडिट कि दिस इज कॉपीड और शेयर्ड फ्रॉम सारा सारा सेल्स। से। तो बस ये है कि मैं अनफॉर्चुनेटली ना इसको खत्म कर सकती, ना कोई ऐसे रूल्स हैं कि मैं इतने सारे पेजेस को जाके जो है कोई रिपोर्ट कर सकूं। तो आई हैव जस्ट लर्न टू लिव विद इट। अच्छा सारा, आज आज आप कौन सा ड्रामा देखेंगी और उसको रिव्यू करेंगी? शरपसंद
की कोई किस्त आई होगी वो मैं देखूंगी। आई थिंक कल एक किस्त आई थी, आज आएगी। ये भी एक बहुत जबरदस्त ड्रामा है। मैं कहना चाहूंगी कि एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप देखते हैं तो आपका खून खौलने लगता है। तो ये राइटर और डायरेक्टर की मेरे ख्याल है जबरदस्त कोशिश है कि आप अपने घर में बैठ के एक ऐसे शख्स को, मतलब एक एक आपको नफरत हो रही है इस शख्स से और उसकी हरकतों से। तो ये मुझे बहुत जबरदस्त वो ड्रामा लगता है। और जैसे शुरू में आपने एक दफा कहा कि ऑडियंस चेंज हो रही है, सिर्फ औरतें नहीं देखती, तो कुछ ऐसे ड्रामास हैं जो मैं अपने शौहर के साथ देखती हूँ बैठ के, इवन दो ही डजंट वॉच ड्रामास एट ऑल। बट कुछ ऐसे ड्रामास हैं जो वो देखते हैं बैठ के और बोलते हैं कि लाजवाब इसमें एक्टिंग है, लाजवाब इसमें स्टोरी लाइन है। तो वो आई थिंक मैं देखूंगी। और उसके अलावा आई थिंक केस नंबर 9 आता था जो कि खत्म हो गया है, तो फिलहाल तो आई जस्ट हैव दैट ऑन माई लिस्ट टुडे। जब आप कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन कर रही थी तो आपने जब कहा कि ब्लैक एंड वाइट हो में देखे जाते हैं लेकिन कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो ग्रे होते हैं, सो मुझे वो बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और शायद इंसानों के अंदर भी एक्चुअली जो जिंदगी के रियल जिंदगी के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें भी कुछ इस तरह से होता है कि हम स्टीरियोटाइप कर देते हैं या हम उनको आइदर ब्लैक कह देते हैं या वाइट कह देते हैं, अपने हाथ झाड़ देते हैं और कहते हैं कि बस ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है और बस खत्म करो किसी को। लेकिन वो जो ग्रे कैरेक्टर का आप लेंगे तो हमें उनके उस शेड्स को भी थोड़ा सा देखने की जरूरत है, क्योंकि समटाइम्स दूसरे पर्सपेक्टिव को देख लेने से जो है बहुत सारे इश्यूज जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। होप आप जल्द पाकिस्तान आए और आपके साथ फेस टू फेस अपने स्टूडियो में पॉडकास्ट करें, बिकॉज दैट इज माई ड्रीम। जब हमने इधर मौका शुरू इंशाल्लाह। किया और आप उधर कनाडा चली गई, सो इट इज अ ड्रीम ऑफ माइंड टू हैव यू इन आवर स्टूडियो इंशाल्लाह, जब भी मौका मिलेगा तो। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।